मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखे गए उपन्यास माँ का। अब तक मैं उपन्यास माँ के 8वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के बेहतरीन उपन्यास माँ के 9वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। बस्ती में समाजवादियों की चर्चा होने लगी, जो नीली स्याही में छपे हुए पर्चे बांटते थे। इन पर्चों में फैक्ट्री के व्यवस्थापकों की कड़ी आलोचना की जाती थी। उनमें पीटर्सबर्ग और दक्षिणी रूस की हड़तालों के बारे में बताया जाता था और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी एकता कायम करने के लिए ललकारा जाता था। अधेड़ उम्र के लोग जो फैक्ट्री में अच्छे पैसे पैदा कर रहे थे, बहुत नाराज थे। बेकार झगड़ा कराने वाले लोग हैं, वे कहते। इन हरकतों पर तो इनका मुंह तोड़ देना चाहिए। और वे पर्चे अपने मालिकों को दे आते थे। नौजवान लोग उन्हें बड़े उत्साह से पढ़ते थे। एक एक बात सच है, वे कहते। अधिकांश मजदूर अपनी प्रतिदिन की मेहनत से इतने शिथिल होते थे कि वे इनकी ओर कोई विशेष ध्यान ही नहीं देते थे। इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इन पर्चों ने एक हलचल पैदा कर दी है। और एक बार जब हफ्ते भर तक कोई नया पर्चा नहीं निकला तो मजदूर आपस में कहने लगे, मालूम होता है कि उन लोगों ने छापना ही बंद कर दिया है। लेकिन अगले सोमवार को फिर नए पर्चे बांटे गए और मजदूर फिर आपस में कानाफूसी करने लगे। फैक्ट्री और भटियार खाने में ऐसे नए लोग दिखाई पड़ने लगे जिन्हें कोई भी नहीं जानता था। वे टोल लगाते, चारों तरफ नजर रखते और लोगों से तरह तरह के सवाल पूछते। उनकी अत्यधिक सतर्कता और हर आदमी की बात में टांग अड़ाने के उनके ढंग के कारण उनके बारे में फौरन शंका उत्पन्न होती थी। माँ ने अनुभव किया कि यह सारी हलचल उसके बेटे की कार्रवाइयों का ही नतीजा था। उसने देखा कि लोग उसकी तरफ खिंचकर आते थे और अपने बेटे की कुशलता की चिंता के साथ ही उसकी गर्व की भावना भी मिली हुई थी। एक दिन शाम को मारिया कोर्नसुनोवा ने ब्लासो के घर की खिड़की पर दस्तक दी और जब माँ ने खिड़की खोली तो उसने काफी जोर से उसके कान में कहा, पेला गया, सावधान रहना, भंडा फूट गया। आज तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी और माजिन और वेसोच्को के घर की भी। मारिया के मोटे मोटे होठ जल्दी जल्दी खुलते और बंद होते रहे। उसने अपने मोटे नथुनों से जोर से कई बार सांस अंदर खींची और पलकें झपकाकर पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ देखा। वह देख रही थी कि सड़क पर कोई आ तो नहीं रहा है। और यह भी ध्यान रखना कि मुझे तो न कुछ मालूम है, न मैंने तुमसे कुछ कहा है और न मैं तुमसे आज मिली हूं। सुन लिया? इतना कहकर वह चली गई। माँ ने खिड़की बंद कर दी और धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। पर उस खतरे का ध्यान आते ही जो उसके बेटे के सिर पर मंडरा रहा था, वह जल्दी से फिर खड़ी हो गई। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और सिर पर रुमाल बांधकर भागी हुई फ्योदोर माजिन के घर गई। वह बीमार था, इसलिए फैक्ट्री नहीं गया था। जिस समय उसने घर में प्रवेश किया, वह खिड़की के पास बैठा किताब पढ़ रहा था और अपना दाहिना हाथ सहला रहा था, जिसका अंगूठा कुछ अस्वाभाविक रूप से अकड़ा हुआ था। यह खबर सुनते ही उसका रंग पीला पड़ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया। भला सोचो तो, उसने बुदबुदा कर कहा। अब हम क्या करें? पेलागेया निलोवना ने कांपते हाथों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। जरा रुको, घबराओ नहीं। फ्योदोर ने अपने चंगे हाथ से घुंघराले बालों को पीछे करते हुए कहा। अरे तुम तो खुद घबराए हुए हो, उसने चिल्लाकर कहा। मैं?
वह शर्मा गया और खिसियाकर मुस्कुराने लगा। हाँ, लानत है। हमें पावेल को खबर देनी चाहिए। मैं किसी को भेजता हूं, लेकिन तुम घर जाओ और चिंता न करो, वे हमें कोड़े थोड़े ही मारेंगे। घर पहुंचकर मां ने सारी किताबें बटोरी और उन्हें अपने सीने से चिपकाए हुए इधर उधर टहलने लगी। उसने चूल्हे के अंदर, चूल्हे के नीचे और पानी की बाल्टी में नजर दौड़ाई। उसने सोचा था कि पावेल फैक्ट्री से फौरन भागा हुआ घर आएगा, पर वह नहीं आया। आखिर वह थक कर रसोई घर की बेंच पर किताबें अपने नीचे रखकर बैठ गई, और जब तक पावेल और उक्रेनी घर नहीं आ गए तब तक वहीं बैठी रही। डर के मारे वहां से हिली भी नहीं। खबर मिल गई तुम्हें? उसने वहीं बैठे बैठे चिल्लाकर कहा। हाँ, पावेल मुस्कुरा दिया। तुम्हें डर लगता है? बहुत। डरो नहीं, उक्रेनी ने कहा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। अभी तक समोवार भी नहीं जलाया, पावेल ने कहा। इनकी वजह से, मां ने अपराधी की तरह उठकर किताबों की तरफ संकेत करते हुए कहा। पावेल और उक्रेनी जोर से हंस पड़े। इससे मां को कुछ ढांढस बंधा। पावेल ने कुछ किताबें निकाल ली और उन्हें छिपाने के लिए बाहर ले गया। अम्मा, डरने की कोई बात नहीं है, उक्रेनी ने समोवार में आग सुलगाते हुए कहा। मगर शर्म की बात है कि लोग इस तरह की बेवकूफियों में अपना वक्त खराब करते हैं। तलवारें लटकाए और जूतों की एड़ियां बजाते हुए प्रौढ़ लोग यहाँ आएंगे और हर चीज उलट पुलट डालेंगे। पलंग के नीचे ढूंढेंगे, चूल्हे के नीचे ढूंढेंगे, तहखाने में जाएंगे, ऊपर अटारी पर चढ़ेंगे। उनकी नाक में मकड़ी का जाला घुसेगा और वे झुझलाकर अपने नथुने फुफकारने लगेंगे। बड़ी ऊब पैदा करने वाला काम है यह। उन्हें शर्म आती है और इसलिए वे ऐसा जताते हैं जैसे बहुत गुस्सैल हों और हम पर आग बबूला हो रहे हैं। वे तो जानते हैं कि उनका काम बहुत गंदा है। एक बार तो मेरी सारी चीजें उलट पुलट कर देखने पर उन्हें इतनी खिसियाहट हुई कि वे तलाशी अधूरी ही छोड़कर चले गए। एक बार और ऐसा ही हुआ और वे मुझे साथ लेते गए और 4 महीने तक जेल में बंद रखा। जेल में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। कुछ दिन बाद सम्मन मिलता है और सिपाही अपने साथ सड़कों पर घुमाते हुए कहीं ले जाते हैं, जहां कोई बहुत बड़ा अफसर बहुत से सवाल पूछता है। ये अफसर भी काफी बुद्धू होते हैं, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें करते हैं और इसके बाद सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि कैदी को फिर जेल में पहुंचा दिया जाए। इसी तरह वे इधर से उधर रपटाते हैं। आखिर उन्हें जो तनख्वाह मिलती है उसके बदले में वे कुछ कारगुजारी तो दिखलाएंगे ही। अंत में वे कैदी को छोड़ देते हैं और बस किस्सा खत्म हो जाता है। अंद्रेई, कैसी बातें किया करते हो तुम हमेशा? मां ने आश्चर्य से कहा। वह घुटनों के बल झुका हुआ समोवार में आग सुलगा रहा था। उसने अपना तमतमाया हुआ चेहरा उठाया और मूंछों पर हाथ फेर कर कहा। कैसी? जैसे किसी ने कभी तुम्हारा दिल ही न दुखाया हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जिसका दिल कभी न दुखा हो? उक्रेनी उठा और सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला। मुझे इतना दुख दिया गया है कि मैंने अब ध्यान ही देना छोड़ दिया है। जब लोग हैं ही ऐसे तो हो ही सकता है। अगर आदमी इन सब बातों की तरफ ध्यान देने लगे तो उसके काम में हर्ज होने के अलावा कुछ नहीं होता, और इन बातों पर कुढ़ना अपना वक्त खराब करना है। जिंदगी का ढंग ही कुछ ऐसा है। पहले मैं भी लोगों से नाराज हो जाया करता था, लेकिन फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह सब बेकार है। हर आदमी डरता है कि उसका पड़ोसी उसे खा जाएगा, इसलिए वह पहले खुद ही उस पर वार करना चाहता है। मेरी माँ, जिंदगी का ढंग ही ऐसा है। उसके शब्दों का प्रवाह अबाध गति से जारी था और उसकी इन बातों से होने वाली तलाशी के बारे में माँ का भय दूर होता गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक थी और माँ ने देखा कि बिडौल होने के बावजूद उसमें कितनी फुर्ती है। माँ ने एक आह भरी। अंद्रेई,
भगवान तुम्हें सुखी रखे, उसने हार्दिक कामना की। उक्रेनी लंबे लंबे डग भरता हुआ फिर समोवार के पास जाकर उकड़ू बैठ गया। अगर मुझे कभी जरा सी भी खुशी नसीब हुई तो मैं उसे ठुकराऊंगा नहीं, उसने अस्फुट स्वर में कहा, मगर उसके लिए हाथ पसार कर नहीं दौड़ूंगा। पावेल बाहर से आया। अब उन्हें उम्र भर कुछ भी नहीं मिल सकता, उसने विश्वास के साथ कहा और अपने हाथ धोने लगा। अच्छी तरह हाथ पोंछते हुए वह मां को संबोधित करके बोला, अगर तुमने उन्हें यह मालूम हो जाने दिया कि तुम डर रही हो तो वे सोचेंगे कि जरूर घर में कोई ऐसी वैसी चीज होगी, तभी तो वह इस तरह थर थर कांप रही है। तुम जानती हो कि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, न्याय हमारी तरफ है और हम लोग जीवन भर इसी के लिए काम करते रहेंगे। यही हमारा अपराध है, फिर हम क्यों डरें? पावेल, मैं अपने को संभाल लूंगी, उसने आश्वासन दिया। पर दूसरे ही क्षण वह वेदनापूर्ण आवाज में कह उठी, काश वे जल्दी आ जाएं। उस रात वे नहीं आए और इससे पहले कि अगली सुबह को वे दोनों लड़के उसकी हंसी उड़ाते, वह खुद ही अपने आप पर हंसने लगी। खतरा आने से पहले ही डर गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मां के 9वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास मां के 10वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। राजनीतिक पुलिस उस भयावह रात के लगभग 1 महीने बाद आई। पावेल और आंद्रेई से मिलने निकोलाई वेसोचकियो आया था और वे तीनों अपने अखबार के बारे में बहस कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, लगभग आधी रात का समय था। मां सोने जा चुकी थी और बिस्तर पर ऊँघते ऊँघते वह उनकी दबी दबी उत्सुकता भरी आवाजें सुन रही थी। इतने में अंद्रेई ने दबे पांव रसोई घर को लांघा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। एक बाल्टी के गिरने की आवाज हुई। दरवाजा जल्दी से खुला और अंद्रेई फिर रसोई घर में चला गया। एड़ों के खड़कने की आवाज आ रही है, उसने दबी आवाज में कहा। मां उछलकर पलंग से नीचे आ खड़ी हुई और अपनी कांपती हुई उंगलियों से उसने झपट कर अपने कपड़े उठा लिए। पर इतने में पावेल दरवाजे पर आया और उसने शांत स्वर में कहा, जाओ लेट जाओ, तुम्हारा जी अच्छा नहीं है। बाहर कुछ आहट हुई। पावेल ने जाकर झटके के साथ दरवाजा खोला और बोला, कौन है? भूरी पोशाक में एक लंबा चौड़ा आदमी फौरन अंदर आया और उसके पीछे एक दूसरा आदमी। 2 हथियारबंद संतरियों ने पावेल को धक्का दिया और उसके दोनों तरफ एक एक खड़े हो गए। इंतजार तुम्हें किसका था और आ गया कौन है ना? किसी ने व्यंग्यपूर्वक उच्च स्वर में कहा। ये शब्द छिदरी सी काली मूछों वाले लंबे कद के एक दुबले पतले अफसर के थे। एक स्थानीय पुलिस वाला जिसका नाम फेद्दाकिन था मां के पलंग की तरफ गया। यह मां है हुजूर, उसने एक हाथ से फौजी सलाम करके और दूसरे से पेला गया नीलोवना की ओर संकेत करते हुए कहा। और वह यह है, उसने पावेल की ओर हाथ उठाकर कहा। पावेल ब्लासो, अफसर ने अपनी आंखें सिकोड़ कर पूछा। पावेल ने सिर हिला दिया। मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेने आया हूं, अफसर ने अपनी मूछें ऐंठते हुए कहा। उठ बुढ़िया, वहां अंदर कौन है? दरवाजे में से झांककर वह दूसरे कमरे में गया। तुम लोगों के नाम क्या हैं? उसकी आवाज सुनाई दी। 2 गवाह अंदर आए। एक तो था बुजुर्ग ढलाई मजदूर त्वेर्याको और दूसरा भट्ठी में कोयला झुकने वाला रिविन। वह एक भूरे रंग का भारी भरकम आदमी था और तेरकाको के घर में किराए की कोठरी लेकर रहता था। सलाम निलोवना, उसने मां से ऊंचे भारी स्वर में कहा। कपड़े पहनते हुए मां अपनी हिम्मत बनाए रखने के लिए बुदबुदा रही थी। यह कौन सा तरीका है आधी रात को इस तरह आने का? लोग जब सोने लगे तभी आए हैं। कमरा भरा हुआ था और न जाने क्यों वहां जूते की पालिश की गंध बसी हुई थी।
उन दो राजनीतिक पुलिस वालों और स्थानीय थानेदार रिस्किन ने काफी खड़बड़ करते हुए अलमारियों पर से किताबें उतारी और उस अफसर के सामने मेज पर ढेर कर दी, और दो आदमी दीवार पर घुसे मारकर टोह लगा रहे थे, कुर्सियों के नीचे झांक रहे थे, और उनमें से एक ने तो चूल्हे के ऊपर चढ़कर भी देखा। उक्रेनी और वेसोचको एक कोने में अगल बगल खड़े थे। निकोलाई के चेचकरू चेहरे पर जहां तहां लाली दौड़ गई और वह एकटक अपनी छोटी छोटी भूरी आंखों से उस अफसर को घूरता रहा। उक्रेनी खड़ा अपनी मूछें ऐंठ रहा था, और जब मां कमरे में आई तो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसने धीरे से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। अपने भय को काबू रखने के लिए मां हमेशा की तरह तिरछी होकर चलने के बजाय अपना सीना तान कर सीधी चल रही थी, जिसके कारण उसकी चाल ढाल बहुत रोबदार मालूम हो रही थी और उसे देखकर कुछ हंसी भी आती थी। चलते समय वह बड़े जोर से फटक कर पांव रखती थी, पर उसकी भौहें फड़क रही थीं। अफसर अपने गोरे हाथ की पतली पतली उंगलियों से झपट कर एक एक किताब उठाता और जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटकर एक तरफ को फेंक देता। कुछ किताबें फर्श पर गिर पड़ी। किसी ने एक शब्द भी न कहा। पसीने से तर सिपाही हाँफ रहे थे। उनके जूतों की एड़ें खनक रही थी और वे बीच बीच में पूछ लेते थे, यहां देख लिया? मां दीवार से सटी हुई पावेल के पास और उसकी ही तरह दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ी थी, और उसकी नजरें बराबर उस अफसर पर जमी थी। उसके घुटने जवाब दे रहे थे और उसकी आंखों पर एक शुष्क धुंधलापन छाया हुआ था। किताबें नीचे फेंके बिना काम नहीं चल सकता। सहसा इस निस्तब्धता को चिरती हुई निकोलाई की कड़कदार आवाज सुनाई दी। मां चौंक पड़ी। तेरकाको ने अपना सिर इस तरह झटका मानो किसी ने ठेल दिया हो। रिबिन खखारा और उसने निकोलाई को घूरा। अफसर ने अपनी आंखें सिकोड़कर तीर जैसी एक नजर निकोलाई के चेचकरू कठोर चेहरे पर डाली। वह किताब के पन्ने और भी तेजी से पलटने लगा। कभी कभी उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें फैल जाती, मानो उसे असह्य पीड़ा हो रही हो और वह बेबसी के कारण अपना प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए रो पड़ने वाला हो। ऐ सिपाही, वेसोचको ने फिर कहा, किताबें उठाओ। सब सिपाहियों ने मुड़कर उसकी तरफ और फिर अपने अफसर की तरफ देखा। अफसर ने अपना सिर उठाया और निकोलाई के हृष्टपुष्ट शरीर को गौर से आका। हूं? उसने नाक के सुर से कहा। उठाकर रख दो। एक सिपाही झुककर फटी हुई किताबें उठाने लगा। निकोलाई चुप क्यों नहीं रहता? मां ने पावेल के कान में कहा। उसने अपने कंधे झटक दिए। उक्रेनी ने अपना सिर झुका लिया। बाइबिल कौन पढ़ता है? मैं, पावेल ने उत्तर दिया। ये सब किताबें किसकी हैं? मेरी, पावेल ने जवाब दिया। अच्छी बात है। अफसर ने टेक लगाकर आराम से कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसने अपने पतले पतले हाथों की उंगलियां चटकाई, टांगे मेज के नीचे फैला ली और मूंछों पर ताव देकर निकोलोई से बोला, क्या तुम अंद्रेई नाखोदका हो? हाँ, निकोलाई ने आगे बढ़कर कहा। उक्रेनी ने उसे कंधा पकड़कर पीछे ढकेल दिया। नहीं, यह नहीं है, मैं हूं अंद्रेई। अफसर ने अपना हाथ उठाकर उंगली से वेसिचको की तरफ संकेत करते हुए कहा, देखो, तुम जरा संभल कर रहा करो। और वह फिर अपने कागजों को उलटने पलटने लगा। चांदनी रात बड़े निरीह और उदासीन भाव से खिड़की में झांक रही थी। कोई मकान के पास से गुजरा और उसके पांव के नीचे बर्फ के चरमराने की आवाज आई। नाखोदका, तुम पहले भी राजनीतिक कैदी रह चुके हो ना? हाँ, एक बार रोस्तोव में और दूसरी बार सरातोव में, लेकिन वहां के सिपाही मुझे आप कहकर संबोधित करते थे। अफसर ने अपनी दाहिनी आंख बंद करके उसे मला और फिर अपने छोटे छोटे दांत निकालकर बोला, हाँ नाखुदका, आप जानते हैं कि ये कौन लफंगे हैं जो कारखाने में गंदा प्रचार करते हैं। उक्रेनी दांत खोलकर मुस्कुराने लगा। अपने पंजों पर झूला और कुछ उत्तर देने को ही था कि निकोलाई की आवाज फिर सुनाई दी।
लफंगों को तो हम अब पहली बार देख रहे हैं। सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मां के माथे का निशान सफेद पड़ गया और उसकी दाहिनी भौं तन गई। रिबिन की काली दाढ़ी एक विचित्र ढंग से कांपने लगी। उसने दाढ़ी में उंगलियां फेर कर अपनी आंखें झुका ली। इस बदमाश को ले जाओ यहां से, अफसर ने चिल्लाकर कहा। दो सिपाहियों ने निकोलाई की बाहें पकड़ लीं और उसे ढकेलकर रसोई में ले गए। वहां पहुंचकर निकोलाई ने अपने पांव जोर से फर्श पर गड़ा दिए और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ठहरो, उसने चिल्लाकर कहा। मैं अपना कोट तो पहन लूं। बाग में से थानेदार अंदर आया। वहां तो कुछ भी नहीं है, हमने हर जगह देख लिया। सो तो पहले ही से नजर आ रहा था, अफसर ने व्यंगपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। बहुत घोटे हुए आदमी से पाला पड़ा है हमारा। मां ने उसकी बारीक और खनकदार आवाज सुनी और भय से उसके पीले चेहरे को देखा। उसे ऐसा आभास हुआ कि वह एक निर्मम शत्रु था जो आम लोगों को तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखता था। ऐसे लोगों से उसका पाला बहुत कम पड़ा था और वह उनके अस्तित्व को ही प्रायः भूल चुकी थी। तो ये हैं वे लोग जो उन पर्चों से बौखला उठते हैं, उसने सोचा। हराम की औलाद, जनाब अंद्रेई ओनिमिसिओविच नाखोदका, आप गिरफ्तार किए जाते हैं। किस लिए? उक्रेनी ने अविचलित भाव से पूछा। बाद में मालूम हो जाएगा, अफसर ने अपने स्वर में बनावटी मिठास भरकर द्वेषपूर्ण ढंग से कहा। तुम पढ़ना लिखना जानती हो? उसने पेलागेया निलोवना की तरफ मुड़कर पूछा। नहीं, ये पढ़ी लिखी नहीं है, पावेल ने उत्तर दिया। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। अफसर ने सख्ती के साथ पावेल को टोका। बता बुढ़िया। मां का हृदय इस व्यक्ति के प्रति घृणा से भर उठा। सहसा वह कांपने लगी, मानो ठंडे पानी से नहा ली हो। उसने अपने आप को संभाला। उसका चोट का निशान नीला पड़ गया और उसकी भ्रुकुटी तन गई। इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, उसने हाथ उठाकर कहा। अभी तुमने इस दुनिया में देखा ही क्या है? तुम क्या जानो कि मुसीबत किसे कहते हैं? मां, शांत हो जाओ, पावेल ने उसे रोकने का प्रयत्न करते हुए कहा। जरा रुको पावेल, मां ने चिल्लाकर कहा और मेज की तरफ बढ़ी। किस लिए तुम लोगों को पकड़ धकड़ करते हो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चुप रहो, अफसर ने कुर्सी से उठते हुए चिल्लाकर कहा। गिरफ्तार किए गए वशिष्ठों को यहां लाओ। अफसर एक कागज अपनी नाक के पास लाकर पढ़ने लगा। निकोलाई वहां लाया गया। अफसर ने पढ़ना बंद करके चिल्लाकर कहा, टोपी उतारो। रिबिन ने पेलागेया निलोना के निकट आकर अपना कंधा उससे छुआते हुए कहा। मां, आप इससे बाहर न हो। मेरे दोनों हाथ तो ये लोग पकड़े हैं, मैं टोपी कैसे उतारूं? निकोलाई ने कहा। उसकी आवाज की गरज में अफसर की आवाज डूब गई, जो कानूनी कार्रवाई की रिपोर्ट पढ़ रहा था। इस पर दस्तखत करो, अफसर ने डपट कर कहा और कागज मेज पर फेंक दिया। मां ने जब उनको दस्तखत करते देखा तो उसका गुस्सा दब गया। उसका दिल डूबने लगा और आंखों में वेदना और बेबसी के आंसू छलक आए। अपने विवाहित जीवन के 20 वर्षों में उसने अक्सर ऐसे आंसू बहाए थे, पर इधर कुछ दिनों से वह उसकी जलन भूल गई थी। अफसर ने मां की तरफ देखा और बहुत तिरस्कार के साथ मुंह बनाकर कहा। देवी जी, अगर आप अभी इतने आंसू बहाएंगी तो आगे चलकर इन्हें कहां से लाएंगी? मां के हृदय में फिर क्रोध की लहर उठी। मां की आंखों में हमेशा हर बात के लिए काफी आंसू रहते हैं, हर बात के लिए। अगर तुम्हारी मां है तो वह इस बात को जानती होगी। अफसर ने जल्दी जल्दी अपने कागज एक नए थैले में भरे, जिसका ताला चांदी की तरह चमक रहा था। चलो, उसने आज्ञा दी। अच्छा अंद्रेई, विदा। विदा निकोलाई, पावेल ने उनसे हाथ मिलाते हुए शांत भाव से प्यार भरे स्वर में कहा। शायद तुम्हारी इनसे जल्दी ही मुलाकात होगी, अफसर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। विश्व को गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी मोटी सी गर्दन पर उबलते खून की लाली दौड़ गई।
और उसकी आंखें रोष से चमकने लगीं। उक्रेनी के होठों पर मुस्कुराहट खिल उठी और उसने अपना सिर झुकाकर मां के कान में कुछ कहा। मां ने हाथ से उस पर सलीब का निशान बनाया और बोली, भगवान भला बुरा सब देखता है। आखिरकार भूरी वर्दियों वाले सिपाही दल बांधकर बरामदे से निकल गए और अपनी एड़े खनकाते हुए गायब हो गए। रिबिन सबसे आखिर में गया। चलते चलते वह भी पावेल को टकटकी बांधे देखता रहा। अच्छा तो मैं चलता हूं, उसने कुछ सोचकर कहा और अपनी दाढ़ी में खांसता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। पावेल पीठ के पीछे दोनों हाथ बांधकर फर्श पर बिखरी हुई किताबों और कपड़ों को फलांगता हुआ कमरे में टहलने लगा। देखा, यह इन लोगों का तरीका, उसने उदास होकर कहा। माँ इधर उधर बिखरी हुई चीजों को इस तरह देख रही थी मानो उसे विश्वास न हो रहा हो। आखिर निकोलाई को इतनी जली कटी बातें करने की क्या जरूरत थी? माँ ने खिन्न होकर कहा। मैं समझता हूं कि वह डर गया, पावेल ने उत्तर दिया। यह भी कोई बात हुई? आए उन्हें पकड़ा और लेकर चल दिए। माँ ने हाथ मलते हुए, उसका बेटा गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए उसके हृदय की धड़कन कुछ शांत थी। लेकिन उसने जो कुछ देखा था वह उसे इतना असंगत मालूम हो रहा था कि उसकी सोचने की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो गई थी। वह पीले चेहरे वाला हमारी हंसी उड़ा रहा था, हमें डराना चाहता था। अच्छा अम्मा, पावेल ने सहसा संकल्प के साथ कहा, आओ यह सब साफ कर दे। उसने उसे अम्मा कहा था और उसके स्वर में इस समय वही बात थी जो हमेशा उसके हृदय में मां के प्रति प्यार उमड़ने पर उसके स्वर में पैदा हो जाती थी। मां पास जाकर उसके चेहरे को घूरने लगी। क्या तुम्हें बहुत दुख हो रहा है? उसने शांत स्वर में पूछा। हाँ, पावेल ने उत्तर दिया। हाँ, दुख तो होता ही है। वे लोग उसके साथ मुझे भी ले जाते तो अच्छा होता। मां को लगा मानो पावेल की आंखों में आंसू हों। उसकी पीड़ा को कुछ कुछ अनुभव करते हुए और उसे दिलासा देने के लिए उसने आह भरकर कहा, कुछ ही दिन की बात है, तुम्हें भी ले जाएंगे। यह तो मैं जानता हूं कि वे मुझे भी ले जाएंगे, पावेल ने उत्तर दिया। मां कुछ देर तक चुप रही। तुम भी कितने कठोर हो पावेल, उसने आखिरकार कहा। कभी तो मुझे ढांढस बंधाया करो। तुम्हें क्या मालूम है कि मैंने कलेजे पर कैसे पत्थर रखकर इतनी बात कही थी। तुमने जले पर और नमक छिड़क दिया। उसने नजर ऊपर उठाई, मां के पास आया और धीरे से बोला, मां, मैं झूठी तसल्ली देना नहीं जानता, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। मां ने गहरी आह भरी और इस बात का प्रयत्न करते हुए कि उसका गला रूंध न जाए थोड़ी देर रुक कर पूछा, क्या वे लोगों को बहुत यातनाएं देते हैं? सुना है खाल खींच लेते हैं और हड्डी पसली तोड़ देते हैं। जब भी मुझे इसका ख्याल आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे आत्मा को कुचल देते हैं। जब वे अपने गंदे हाथों से आत्मा पर प्रहार करते हैं तो उसमें ज्यादा तकलीफ होती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास मां के 10वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास मां के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।